in association with Colors Make Life Better. नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है और इतने विस्तार से खुलता है कि आप जब इस पाठशाला से निकलते हैं तो उस खबर के मास्टर होते हैं। न्यूज का फैमिली शो, सबको साथ बैठकर देखना, ये बार बार कहता हूं क्योंकि खबर समझाने का अंदाज ऐसा है कि बच्चे को भी समझ में आएगा और उसके काम की भी खबर होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले पाठशाला में आज क्या है? आज बात होगी ब्रांड मोदी की। ब्रांड मोदी को समझने और सीखने वाली क्लास, बहुत कुछ सीखने का भी है। आप कहेंगे एक नेता से क्या सीख सकते हैं? जब आपको आज डिटेल बताऊंगा, ऐसी डिटेलिंग जो आज तक आपने अभी तक नहीं देखी होगी और आपको ब्रांड मोदी को समझने में मदद करेगी। 20 साल से लगातार जीतने का मोदी फॉर्मूला। नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठे 20 साल हो गए हैं, हार ही नहीं रहे। फॉर्मूला क्या है? सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आज आपको यह भी क्लास में बताऊंगा। भुज के भूकंप से लेकर कोरोना तक मोदी वर्सेस चैलेंज की जो लड़ाई चलती है उसका चैप्टर भी खोलूंगा और साथ में मुगल सीरीज में हिंदुस्तान से भागे हुमायूं की वापसी वाला चैप्टर भी होगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। तो आज आपको जब नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। जिन नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूं उनके बारे में एक चीज आपको समझनी होगी कि 20 साल कोई कुर्सी पर कैसे रह सकता है। अगर इसको समझना हो तो आपको मोदी को समझना होगा और वो मोदी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि वो मोदी है क्या। MOD और I। आप सोच सकते हैं ये तो मैंने मोदी लिखा है, इसमें अलग क्या है? लेकिन इसी मोदी में नरेंद्र मोदी की सफलता का राज है। और नरेंद्र मोदी कौन है? ये मोदी कौन है? मैन ऑफ डिफरेंट आइडियाज। नरेंद्र मोदी का मतलब है मैन ऑफ डिफरेंट आइडियाज और इनके पहले अक्षर मिलाइए तो आपको बनता है नरेंद्र मोदी। सही बता रहा हूं आपको, मैन ऑफ डिफरेंट आइडियाज। और वो जो अलग अलग विचार, सोच, आइडियाज नरेंद्र मोदी लेकर आते हैं, उसने उन्हें लगातार कुर्सी पर बैठा कर रखा है। और भी वजह वो आपको बताऊंगा। और क्यों आज ये चर्चा कर रहा हूं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले नेता नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और इसकी वजह है सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता में। और ये क्यों कह रहा हूं, इसको आपको आंकड़े के लिहाज से समझाता हूं। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी कहां है। जब नरेंद्र मोदी का जिक्र करता हूं, नरेंद्र मोदी 7,305 दिन से सत्ता पर काबिज हैं। सीएम बने, उसके बाद पीएम मिले, वो मिला दीजिए तो 7,305 दिन होता है। इतने दिन तक, 7,000 से ज्यादा दिनों तक कोई भी कुर्सी पर नहीं रहा, ना कि जवाहरलाल नेहरू भी नहीं। नेहरू की बात कर लीजिए, नेहरू कितने दिन सत्ता पर काबिज थे? 6,130 दिन वो सत्ता पर काबिज रहे। नरेंद्र मोदी के आसपास भी नहीं है। और ये वो दौर था जब इतना कंपटीशन नहीं था, कोई दूसरी पार्टी भी इतनी नहीं थी, सिर्फ नेहरू और कांग्रेस था। तब नेहरू 6,130 दिन तक रहे। उसके बाद आया इंदिरा गांधी का जिक्र कीजिए। इंदिरा गांधी 5,829 दिन तक सत्ता में काबिज रही। मनमोहन सिंह कितने दिन रहे? 3,656 दिन वो सत्ता पर काबिज रहे। मोरारजी देसाई, अब उनका जिक्र करता हूं। मोरारजी देसाई, वो कितने दिन रहे सत्ता पर काबिज? 2,411 दिन। वाजपेयी साहब, वो कितने दिन सत्ता पर काबिज रहे? उनकी अगर बात कीजिएगा 2,272 दिन। मतलब अगर आप नरेंद्र मोदी के लिहाज से देखने जाइए, नरसिम्हा राव को देख लीजिए, वो रहे 2,229 दिन और राजीव गांधी 1857 दिन। मतलब अगर आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए तो
तो 7,305 दिन के साथ नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन तक सत्ता पर रहने वाले नेता बन चुके हैं। और इसीलिए आज उनको ब्रांड मोदी को हम डिकोड कर रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि कोई 7,305 दिन तक सत्ता में काबिज रहे। सोचिए। लेकिन अगर आप पीएम के लिहाज से देखिएगा, एक चीज और दिखाता हूं। सबसे ज्यादा दिन पीएम कौन रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी के लिए एक चैलेंज है। अभी नेहरू जो हैं वो 6,130 दिन तक पीएम रहे। इंदिरा जो हैं, इंदिरा गांधी, वो रही 5,829 दिन तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। मनमोहन सिंह एमएमएस, वो रहे 3,656 दिन तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। और नरेंद्र मोदी अगर उनको देखिएगा तो उनके लिए अभी चैलेंज है, क्योंकि वो अभी 2,690 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी इस कार्यकाल के 3 साल बचे हुए, तो वो यहां ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को यह चैलेंज पार करना है कि वो देश के सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहें, नेहरू के इस 6,130 दिन के आगे जाएं, तो नरेंद्र मोदी को कब तक पीएम रहना होगा? 2031 तक। यानी अगला चुनाव जीतना होगा, पीएम बनने रहना होगा, और उसके अगले भी उनको पीएम रहना होगा। तब नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर पाएंगे। और अब तक ये भी देखिए, अब तक सिर्फ 3 नेता हैं, 3 नेता देश के इतिहास में जो बहुमत से सत्ता में वापसी कर पाए। पहला नाम नेहरू, 1957 में उनको 371 सीट आई थी, 371 सीट। और उसके बाद उन्होंने 1962 में 361 सीट हासिल की थी। अगर आप बात कीजिए इंदिरा गांधी ने भी यह काम किया था। उनको 1967 में सीट आई थी 283, और 1971 में यह बढ़कर हो गई थी 352। और उसके बाद सीधा नाम आता है नरेंद्र मोदी का। बीच में कोई दूर दूर तक नहीं जिसने सत्ता में इस तरीके से वापसी की हो। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीट बीजेपी को आई, और 2019 में यह बढ़कर 303 चली गई। तो नरेंद्र मोदी के इस करिश्मे को पढ़ना, समझना और सीखना जरूरी हो, क्योंकि नेता के तौर पर यह दौर अलग था जहां ये दोनों थे। आज के दौर में नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो इतिहास रचने जैसा है, और वो क्यों है आज आपको यह समझाऊंगा। जब 2001 में नरेंद्र मोदी का काम जब शुरू हुआ, 2001 में वो मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, तब नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री बनने का कोई अनुभव नहीं था। वो तो संगठन के लिए काम कर रहे थे। किसी के अंतिम संस्कार में गए हुए थे, वहां पर उनको फोन आया कि चलो भैया, दिल्ली में बैठे बैठे मोटे हो रहे हो, अब तुम गुजरात वापस लौटो। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पहली बार जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण था, उसकी तस्वीर है। तो सीधा दिल्ली से उठे, काम करते करते गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री बन गए। और आज की ही तारीख थी 7 अक्टूबर, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन जो व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा, वो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो भयंकर चुनौतियों के साथ बैठे। चुनौतियां क्या क्या थी नरेंद्र मोदी के लिए जब वो दिल्ली से गुजरात पहुंचे? चुनौतियां सुनिए। उनको मतलब अगर आप उन चुनौतियों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी तो एक कार्यकाल नहीं पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी वहां 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार से ज्यादा, और उसके बाद पीएम बने। चुनौती क्या क्या थी? गुटबाजी। पार्टी के अंदर भयंकर गुटबाजी चल रही थी उस वक्त। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल में गुजरात के अंदर 7 सीएम बने थे। 10 साल में 7 सीएम। और मोदी आए उसके बाद किसी को उस कुर्सी पर बैठने का मौका ही नहीं मिला। 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे। कुछ तो होगा इस आदमी में, कुछ तो ऐसी बात होगी, वही आज आपको समझा रहा हूं। और चुनौती क्या थी? भूकंप। भुज में जो भूकंप आया था उससे भयंकर तबाही मची थी। उस दौर में, भूकंप के उस तबाही के दौर में नरेंद्र मोदी सीएम बने।
26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया, भुज में। देश हिल गया उस भूकंप को देखकर। और जब नरेंद्र मोदी ने चुनौती स्वीकार की मुख्यमंत्री बनने की, तो संगठन को तो छोड़ दीजिए, वहां जो था, भूकंप ने कैसे गुजरात को, भुज को तबाह किया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें, ये उसी भूकंप के वक्त की हैं। 7,904 गांव तबाह हो गए थे, खत्म। 7,904 गांव, 3.5 लाख घर गिर गए उस भूकंप के अंदर। 3.5 लाख घर, सोचिए कितने परिवार तबाह हुए होंगे। 17,000 लोगों की मौत हुई थी उस भूकंप के अंदर, और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, घायल थे। अब आप सोचिए, किसी एक आदमी को आप कहें कि दिल्ली से तुम आ जाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, और उसके सामने आपने दिया क्या? एक तबाह गुजरात दिया कि अब इसको संवारो। और नरेंद्र मोदी ने कहा, लाओ चैलेंज लाओ, मैं लेता हूं। और जब आपको ये बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप इसको कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये लड़ाई, भुज की उन चुनौतियों से लड़ने की लड़ाई नरेंद्र मोदी की कोरोना काल तक काम आई। अभी आगे उस पर आऊंगा। नरेंद्र मोदी ने किया क्या सीएम बनने के बाद? सबसे पहले उन्होंने जो भूकंप पीड़ित थे उनको मदद दी। बोला इनको सबसे पहले मदद करो, अगर ये भूकंप पीड़ित नहीं बसेंगे, ये घर नहीं बसेंगे, तो सब बर्बाद हो जाएगा। पुनर्वास का काम शुरू किया। बिल्ड बैक बेटर, यानी पहले से बेहतर बनाओ, इसकी कोशिश उन्होंने शुरू की। बिल्ड बैक बेटर, यह मंत्र दिया उन्होंने। जैसे अभी मंत्र देते हैं, वैसे उस जमाने में भी उन्होंने कहा बिल्ड बैक बेटर, BBB का उन्होंने मंत्र दिया, अभियान चला दिया। टेंट को उन्होंने टेम्पररी हेल्थ सेंटर बना दिया। कच्छ का जिला अस्पताल भूकंप रोधी बना। भूकंप के बाद महामारी ना फैले, इसके लिए GIS आधारित सर्विलेंस शुरू किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? 70,000 नई इमारतें बनाई। और ये सारी इमारतें जो बनाई गई, नई इमारतें, वो भूकंप रोधी बनाई गई। मतलब भूकंप का असर ही ना पड़े, मतलब आगे के लिए तैयारी कर लो, एक बार से सीख जाओ। 2001 की तुलना में भुज का इलाका 4 गुना बढ़ गया। ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया बतौर सीएम। पहले सड़कें जो होती थी भूकंप के पहले, वो 2.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी ने उसको चौड़ा करके 9 मीटर का कर दिया। सड़कें 9 मीटर की चौड़ी कर दी। यह नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर किया। पहले छोटा फिशिंग पोर्ट था, अब इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। भुज और कच्छ के पुनर्निर्माण में गुजरात आपदा प्रबंधन को लगाया गया। भूकंप से पहले निवेश जो था वो 2000 करोड़ रुपए का था। भूकंप के बाद निवेश कितना हुआ? ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूं, ये उसी भुज की दिखा रहा हूं जिसको अगर आप 2001 में देखते तो सोचते अब ये नहीं हो सकता, अब ये खड़ा ही नहीं हो सकता भाई, ये तो बर्बाद हो गया। ये वो भुज है जो नरेंद्र मोदी पीएम बनने के पहले छोड़कर वहां आए। 2000 करोड़ रुपए का निवेश जो वहां था, वो भूकंप के बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये सीएम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। भूकंप से पहले छोटी कंपनियां कितनी थी? ये देखिए, भूकंप से पहले और भूकंप के बाद, पहले और बाद 200 कंपनियां थी छोटी, 200 कंपनी। और भूकंप के बाद कितनी हो गई? 3500। सोचिए, यह खड़ा किया। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताता हूं। 2001 में, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। आपदा प्रबंधन जो था, गुजरात का आपदा प्रबंधन, वो कृषि मंत्रालय के अंडर था। 2001 की बात बता रहा हूं। 2003 में नरेंद्र मोदी ने एक चीज खड़ी की, GSDM, गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। यह एक्ट पास किया और गुजरात देश का पहला राज्य बनाया जिसने आपदा प्रबंधन की अहमियत को समझते हुए उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बना दिया। 2003 में नरेंद्र मोदी ने किया था, कोई और राज्य देश में नहीं था जिसने ऐसा किया था। 2005 में जब देश में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी,
उन्होंने इसी जीएसडीएम के आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 में। तो जो नरेंद्र मोदी 2003 में सोच चुके थे वो 2005 में देश को समझ में आया। पहले कहां कृषि मंत्रालय के अंडर था और फिर गृह मंत्रालय के अंडर लाया गया। मतलब जिसको देखना है उसको देखना चाहिए ना भाई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी से क्यों नहीं हटे? खाली भुज को बसा दिया, गुजरात में जो है मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना दिया? नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? करप्शन खत्म, गुजरात से करप्शन पर लगाम लगाई। फिर वो वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर निवेश लेकर आए। कहा आइए गुजरात में निवेश कीजिए, और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाने शुरू किए। टेक पार्क जिसको आप बोलते हैं, वो टेक पार्क उस जमाने में गुजरात में नरेंद्र मोदी ने बनाने शुरू किए बतौर मुख्यमंत्री। मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया गुजरात को उस जमाने में। मतलब नरेंद्र मोदी का काम ऐसा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हर साल इनको जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का अवार्ड मिलता था। 24 घंटे बिजली और पानी ये देना शुरू किया गुजरात को। बिजली पानी का भयंकर संकट था गुजरात में। आज भी आप गुजरात के किसानों से बात कीजिए तो वो मोदी इसलिए करते हैं क्योंकि पाइपलाइन अंदर बिछाकर खेतों तक पानी पहुंचा दिया। 1 लाख से ज्यादा चेक डैम, ताकि उस पानी को जो है इस्तेमाल किया जा सके, वो चेक डैम बनाए गए। 2001 से लेकर 2010 के बीच कृषि विकास दर गुजरात की कितनी थी पता है आपको? 11%, देश के एवरेज से भी ज्यादा। सिंचाई की सुविधा, किसानों के लिए बिजली रेट कम करना, यह सब नरेंद्र मोदी ने किया। और यह काम का नतीजा था, यह सारे काम का नतीजा था कि नरेंद्र मोदी एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो फिर कोई हटाने वाला आया ही नहीं। जिस राज्य में 10 साल में 7 मुख्यमंत्री बदले थे, मोदी के आने के बाद कोई उनको कुर्सी से हटा ही नहीं पाया। अच्छा, उसके पहले का उनका अनुभव देखिए नरेंद्र मोदी का। 2001 से पहले नरेंद्र मोदी क्या थे? कुछ नहीं थे, संगठन में काम कर रहे थे, महासचिव थे। कोई ऐसे पद पर नहीं थे कि आप कहें कि अरे मुख्यमंत्री का काम तो उनको आना ही चाहिए था। और ये आपको उनका ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। अगर आप 2001 के लिहाज से देखिए, 2001 में महासचिव थे पार्टी के अंदर। उसके बाद यहां से उनका ग्राफ आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर ये 2001 में ही सीएम बने, अक्टूबर के महीने में, 7 अक्टूबर, जब आज हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भुज भूकंप का मैनेजमेंट किया। फिर उसके बाद आया 2002। इस वक्त गुजरात में दंगे हुए और लोगों को लगा कि अब नरेंद्र मोदी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि गुजरात में जो दंगे 2002 में हुए, उसके बाद गुजरात में कभी ऐसी हिंसा हुई ही नहीं। देश दंगे देखता रहा, लेकिन गुजरात में कभी दंगे नहीं हुए फिर उस तरीके से। उसके बाद 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें 182 में से 127 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी ने वापसी की। 182 में से 127, माफ कीजिएगा, यह हो गया 127 सीट 182 में से, यानी पहले के मुकाबले 12 सीट ज्यादा। उसके बाद आया साल 2003 का। नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत कर दी। मतलब वो आते ही लग गए कि कैसे गुजरात को नंबर 1 बनाना है। बिजली, पानी, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, सब में गुजरात को आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। 2007 का साल आ गया जब दूसरा चुनाव आया। इस बार नरेंद्र मोदी को 117 सीटें मिली, 10 सीटें कम हुई, लेकिन वो चुनाव फिर जीते, बहुमत से जीते। इसके बाद आया 2012 का चुनाव। फिर नरेंद्र मोदी को हराने वाला कोई नहीं था। इस बार 115 सीट आई, तीसरा चुनाव भी जीत गए। फिर आया 2013 का साल। ये आपको जो 20 साल रहा है नरेंद्र मोदी का, उसको समझा रहा हूं। ये पीएम कैंडिडेट बने। अभी भी चैलेंज था, क्योंकि 2013 में पीएम कैंडिडेट तो बन गए, लेकिन ये वो आदमी थे
जिनका भयंकर पार्टी के अंदर ही विरोध चल रहा था। लालकृष्ण आडवाणी चाहते थे कि वो बने, वो विरोध तो था ही, एक खेमा इनके साथ नहीं था बीजेपी का, और सीएम का अनुभव था, पीएम का कोई अनुभव नहीं था। गठबंधन के लोग भी इनके साथ नहीं थे। मनमोहन सिंह के पास सरकार चलाने का 5 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका था, 2 बार चुने जा चुके थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहां से 2013 के बाद 2014 में बहुमत दिलाई, बहुमत के साथ सरकार बनी देश में बहुत दिन के बाद। और फिर आया 2019 का साल, जब नरेंद्र मोदी ने दोबारा सत्ता में वापसी की, और वो भी स्पष्ट बहुमत के साथ, पहले से ज्यादा सीटों के साथ। तो अगर आप 2001 से लेकर ये पूरा सफर देखिएगा नरेंद्र मोदी का, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो सीएम से पीएम तक बने रहे, अजय रहे। लेकिन इसके पीछे और कहानी है। वो कहानी बताऊं उससे पहले, पीएम आज ऋषिकेश में जब अपने 20 साल के इस सफर को याद कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, एक बार सुनिए। आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। तो नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वो भी बता रहे थे कि कभी पीएम बनूंगा ये सोचा ही नहीं था। और जब व्यक्ति इस सोच के साथ चलता है कि क्या मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन जो पथ में मिले वो सब स्वीकार्य, तो वो नरेंद्र मोदी की तरह आगे बढ़ता है। और आप देखिए उनके लिए जो है, कैसे, जो मैं आपसे कह रहा था कि मोदी वर्सेस चैलेंज, ये जो चैप्टर है ये आपको समझाऊंगा कि क्यों आपको ये समझना जरूरी है। क्योंकि हर बार जब चैलेंज आया तो नरेंद्र मोदी ने उसको चुनौती के तौर पर लेते हुए अपनी मजबूती दिखाई और उससे रास्ता निकाला। सीएम मोदी के लिए चैलेंज क्या था? भुज मैनेजमेंट। देश ने उस तरीके की आपदा, भूकंप को लेकर उस तरीके से उतनी भयावह देखी नहीं थी, लेकिन मोदी ने उसको पलट दिया, सिर पर खड़ा कर दिया और गुजरात को गुजरात बनाया। उसके बाद पीएम मोदी की आप बात कर लीजिए, उनके सामने आकर खड़ा हो गया कोरोना। नरेंद्र मोदी ने कोरोना मैनेजमेंट जो किया, आज भारत जिस तेजी से ऊपर बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह है वो कोरोना मैनेजमेंट जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। एक और चैलेंज, आपदा को अवसर बनाया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी का कोरोना मैनेजमेंट समझिए। कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष में हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर पहला लॉकडाउन न लगा होता तो देश में करोड़ों मौतें हुई होती। और उसको आपको बताता हूं कैसे। जो टेस्ट लैब बने कोरोना के, अगर आप वो देखेंगे 2020 में वो कितने थे, मार्च 2020 में, और 2021 में आज की तारीख में कितने हैं? 2020 में वो थे लैब जो हैं वो 65 थे,
65 देश में टेस्ट करने के लिए लैब नहीं, और लोग ज्ञान दे रहे थे कि क्यों लॉकडाउन लगा दिया। और आज की तारीख में कितने हैं? 2808 लैब टेस्ट हैं। यह देश ने तैयारी की। सर्जिकल मास्क जो आप पहनते हैं, मास्क, उसकी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 2020 में कितनी थी? 1 लाख मास्क डेली बन रहा था, डेली। और आज कितना बन रहा है? 30 लाख मास्क। तो जब आप लोगों से कह रहे हैं कि चलिए घर से बाहर निकलना है, निकल जाइए, 30 लाख मास्क बन रहा है डेली, तो आप लोगों से कहते हैं कि आप बाहर निकल जाइए, तो लोग कहते हैं मास्क है, चलिए ठीक है। ये रोज बन रहा है। पीपीई किट्स, जिसको पहनकर डॉक्टर्स जो है इलाज कर पाए। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो ना के बराबर थे, मतलब आप मान के चलिए कि ना के बराबर, जीरो, बाहर से मंगा लीजिए तो हिसाब है, वो वाला हिसाब था, ना के बराबर। अब 10 लाख पीपीई किट्स रोज बन रहे हैं, रोज। ये देश की तैयारी है, 1 साल में कोरोना मैनेजमेंट है। जो एक्सपर्ट सर्जिकल मास्क होता है, एक्सपर्ट सर्जिकल मास्क, ESM, वो 4 करोड़ मास्क प्रति महीना बन रहा है। 4 करोड़ मास्क, 4 करोड़ हर मंथ। गॉगल्स, 20 लाख गॉगल्स हर महीने। पीपीई किट्स एक्सपोर्ट जो किए जा रहे हैं, 5 लाख किट्स प्रति महीने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम बना नहीं रहे थे, आज अपने लिए रखने के बाद, क्योंकि केसेस इतने कम है, उसकी जरूरत नहीं, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यह देश ने अचीव किया 1 साल में, और बतौर देश हमें गर्व होना चाहिए। अच्छा, पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ कि भाई पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया, पिछला वाला ही क्यों नहीं चलने दिया। इससे 1224 ऑक्सीजन प्लांट बना दिए गए देश में, अलग अलग हिस्सों में। आज अगर कोरोना आए तो कम से कम हमारे पास ऑक्सीजन तो है। और इससे कितना, 1750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो रोज बन सकता है। यह देश की क्षमता बनी। अच्छा, कितनी जगह पीएम केयर्स फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, उसको वहां के नेताओं ने पहले विरोध किया और बाद में अब अपना ही बनाकर बेच भी रहे हैं कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। ठीक है भाई, कर लो, जिसको करना है कर लो। अभी तक हम 93 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुके हैं, 93 करोड़ वैक्सीन डोज। और ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी का भुज से लेकर कोरोना तक मैनेजमेंट है। 70% जो वयस्क आबादी है उसको डोज, पहली डोज जो है वो लग चुकी है। और आज उत्तराखंड से पीएम मोदी ने वर्चुअली देश भर में 35 ऑक्सीजन प्लांट की और शुरुआत कर दी। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, और वो हो रही है। लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर्स द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। भारत की कोरोना से लड़ाई के लिए एक बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या तो थी ही,
भारत का विविध भूगोल भी बड़ी चुनौती रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। यानी सीएम मोदी से पीएम मोदी तक का ये जो 20 साल का सफर है, नरेंद्र मोदी ने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन चैलेंजेस को हराया, ये नजर आता है। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं भाई 20 साल कोई कैसे बना रह सकता है, क्यों नहीं हारा, तो आपको ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या है इस आदमी में भाई कि कोई हरा नहीं पा रहा। अच्छा, इनके पास जो मैं कह रहा था मैन ऑफ डिफरेंट आइडियाज, यानी MODI = मोदी, ये क्यों कह रहा हूं? अलग अलग आइडियाज क्या करते हैं भाई। जब सीएम बने तो इन्होंने क्या किया, जो वाइब्रेंट गुजरात है इन्होंने वो कर वाइब्रेंट गुजरात ये आइडिया लेकर आए और इन्वेस्टर्स को खींच कर लाए। ये एक अलग आइडिया था कि बुलाओ, सबको बुलाओ, एक समिट करो, वाइब्रेंट गुजरात करो और वहां पर लोगों को जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट में लोगों को मौका दो कि आओ देखें गुजरात को और यहां इन्वेस्ट करें। मतलब अपने आप में उस जमाने में ये नई चीज थी। सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी लगना, जहां बाबुओं को आदत थी कि आराम से गए और आराम से बैठे और खाए और फाफड़ा और जलेबी खाए, वहां सीसीटीवी लगाकर नजर रखी जाने लगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि लग रहा था कोई देख रहा है। उस जमाने में कोई जो है वो सीसीटीवी उतना जानता भी नहीं था, आज तो मोबाइल से लोग देख लेते हैं। तब नरेंद्र मोदी वो कर रहे थे। उसके बाद लेकर आए कृषि महोत्सव। ये वो ऐसी चीज थी जिसने गुजरात में आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया, नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र कच्छ तक पहुंचाया, फूड सरप्लस और पावर सरप्लस राज्य गुजरात को बनाया। उस जमाने में जब इतनी चर्चा भी नहीं थी तो जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ, इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी कानून लेकर आ चुके थे गुजरात में। उस जमाने में जिसको लेकर आज आप यूपी के लिए चर्चा कर रहे हैं, उस जमाने में नरेंद्र मोदी सोच चुके थे। जल संरक्षण, सरकारी काम में तेजी लाने के लिए कर्मयोगी अभियान, ये सब शुरू किया। ये बतौर सीएम था। और अगर आपको ये दिखाऊं कि अगर आप बतौर पीएम देखने बैठिएगा तो बतौर पीएम उन्होंने क्या किया वो भी आपको समझना चाहिए। जाओ भाई, तुम जाओ, नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं तो तुम तो जाओ। पीएम बने तो नया क्या लेकर आए, विदेशों में रैलियां शुरू की। और ये जो विदेशों में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए, ये पहला मौका था कि लोगों ने किसी नेता को, प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कार्यक्रम करता देखा। वो अगर आपके पास विजुअल है तो चलाइए जरा कि किस तरीके से वो विदेशों में कार्यक्रम करते रहे। रॉक स्टार मोदी वाला रूप देखने को मिला। उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लेकर आए। भारत की हर एक चीज को ग्लोबल बनाने लगे ताकि दुनिया को समझ में आए कि ये इंडिया का है। इंडिया को उन्होंने दुनिया के पटल पर रखना शुरू किया। फिर लेकर आए मन की बात, जिसमें लोगों से कनेक्ट शुरू किया। मन की बात रेडियो टेलीविजन पर करना शुरू किया। गांव गांव तक प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह पहुंचाना शुरू किया। नोटबंदी, उस जमाने में जब कोई नहीं सोच रहा था तब नोटबंदी लेकर आए, प्रहार किया उन लोगों पर जो काला धन रखते थे। सोलर एनर्जी,
इसको लेकर इन्होंने बहुत काम किया कि देश में एनर्जी के सोर्सेज रिसोर्सेज अगर नहीं बदलिएगा तो कभी आप सिर्फ कोयले से एनर्जी लेते रहें, ये नहीं हो पाएगा। तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया। नई शिक्षा नीति जिसको बदलने की बहुत जरूरत थी, उसके दिशा में काम शुरू किया, उसको लेकर आए। ड्रोन से वैक्सीन, किसने सोचा था कि इस देश में ड्रोन से भी वैक्सीन जो है वो पहुंचा दी जाएगी, और ड्रोन पॉलिसी लेकर आए। सिलेंडर पर सब्सिडी, देश में सब्सिडी जो है उसको खत्म करने को लेकर अपील की लोगों से, और लोगों ने अब छोड़ दिया। कहा कि आपको नहीं जरूरत है तो आप छोड़ दीजिए सब्सिडी। ये लोगों ने नरेंद्र मोदी के कहने पर छोड़ दिया। स्टार्टअप, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, सुरक्षा बीमा योजना, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श गांव योजना। सांसदों से कहा एक एक गांव को तो देखिए कम से कम कि उसको आदर्श बनाइए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मतलब डिफरेंट आइडियाज। सोचो क्या नया कर सकते हैं, कैसे देश को जो है उन नए आइडियाज के जरिए कुछ नया करने के लिए जोड़ सकते हैं। नहीं तो भारत में गुटखा खाकर इधर इधर पच पच थूकने वाले लोग अब रैपर लपेट कर पॉकेट में डालें, यह कब हुआ था? खुले में लोग शौच जाते थे, एक प्रधानमंत्री आए और वो देश में सबको शौच दे, महिलाओं को, कि आप अपने घर में शौचालय में जा सके। ये भी इस जमाने में आकर होगा किसने सोचा था 75 साल के बाद। बेसिक एमिनिटीज जाकर दी गई। योजनाएं जिनका जिक्र कर रहा हूं, अलग अलग जो आइडियाज कह रहा हूं आपको, कि जो अलग अलग आइडियाज लेकर आए नरेंद्र मोदी, अगर आप उसको देखिएगा कि किस तरीके की आइडियाज लेकर आए, वो आइडियाज अपने आप में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, ये भी सोचते रहे और वो करते रहे। ये जो है डिलीट कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। जनधन, अब आप कहेंगे ये जनधन क्या है भाई, अकाउंट खोल दिया इससे क्या हुआ? 43 करोड़ खाते खोले गए जनधन के तहत, गरीबों के खाते जिनके पास कभी अकाउंट नहीं था। तो जो राजीव गांधी कह के गए थे कि दिल्ली से इतना पैसा भेजता हूं, 1 रुपया भेजता हूं तो बस कुछ पैसा जो है वो पहुंच पाता है गरीब तक, वो संकट ही खत्म हो गया। कोरोना काल में लोगों को घर बैठे जो जनधन अकाउंट में पैसा गया, तब लोगों को समझ में आया। पहले मजाक बनता था, अकाउंट खोल रहे हैं क्या होगा उससे, ये हुआ। उज्ज्वला, लोगों को लगा भाई ये क्या है, उज्ज्वला सिलेंडर दे देंगे क्या होगा। महिलाओं से पूछिए उन 29 करोड़ कनेक्शन लेने वालों को, जिनको जब कनेक्शन मिला तब समझ में आया कि बिना आंख में धुआं जाए भी खाना बनता है। आयुष्मान, विदेशों में बड़ा होता था कि भाई सरकार आपका खर्चा देखेगी हेल्थ का, यहां 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिया गया कि आपका पैसा, आपका खर्च सरकार उठाएगी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। 180 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सिर्फ दिसंबर में, 180 करोड़। आजकल आप जहां जाते हैं और बिना नोट के निकल जाते हैं और जाकर फटाफट मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं, यह कभी होता था पहले? 3,62,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। रूपी कार्ड 34% मार्केट शेयर है। डिजिटल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों को खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक जानकारी देना, स्वामित्व योजना, गांव में लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाना, नई ड्रोन पॉलिसी, हर घर नल जल, स्वच्छ भारत, कचरा मुक्त शहर, सोलर पावर, ये सब नरेंद्र मोदी जो है वो लेकर आए। और आप कहेंगे ये क्यों समझा रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि 2014 में आने के बाद इस आदमी की सीटें 2019 में कैसे बढ़ गई, और कैसे ये कहा जा रहा है कि 2024 में भी ये हारेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति नए नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। जिस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि देश में एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा आंदोलन चले, तब नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि कैसे देश में आगे बढ़ने का आंदोलन चले। और बहुत स्मार्ट राजनेता हैं। आपको पॉलिटिक्स भी समझाता हूं भाई, पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स तो करेंगे। 2007 में सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस ने कहा मौत का सौदागर,
नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्रवाद में बदल दिया, पूरा सेंटिमेंट खींच लिया। 2014 में कांग्रेस ने चाय वाला का मजाक बनाया, नरेंद्र मोदी ने उसको इस तरीके से बुनाया कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाय पर चर्चा, ये सारे कार्यक्रम करके एकदम पलट दिया, सामने वाले पे डाल दिया। 2016 नोटबंदी पर आलोचना शुरू हुई, नरेंद्र मोदी ने समझाया ये अमीरों के खिलाफ अभियान है, अमीर का पैसा जो है काला धन निकल रहा है, इसलिए ये छटपटा रहा है। 2019 राफेल को लेकर हंगामा शुरू हुआ और राफेल डील पर घेराबंदी की गई, तो नरेंद्र मोदी ने कैंपेन शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार। मामला ही पलट गया, जो चौकीदार चोर है बोल रहे थे, वो मैं भी चौकीदार आया और 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा लौट कर आ गए। मतलब नेता के तौर पर एक स्मार्ट, तुरंत सोचना कि इसको कैसे अपने फायदे में पलटना है, वो नरेंद्र मोदी की सोच रहती है। यह समझिएगा तब समझ में आएगा कि कोई ऐसे ही 20 साल सत्ता में काबिज नहीं रहता। इसके बाद और क्या मंत्र है? 20 साल से सत्ता में है बोल्ड फैसले, जिन फैसलों को लेने में नेताओं को लगता है कैलकुलेशन ही करते रह गए इतने साल तक कि क्या करें, ले ना लें, नरेंद्र मोदी यूं चुटकियों में ले लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, नरेंद्र मोदी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तब दुनिया में ने नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं, इंडिया को यह माना कि ये घर में घुस के ठोक देते हैं। और इसी में आपका एयर स्ट्राइक भी है, मतलब बगल वाले को बता दिया कि उतने में ही रहो जितना हम बर्दाश्त कर सकें, तुम्हारे यहां जाकर तुमको इनविटेशन भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं सुधरोगे तो घर में घुसकर मार भी सकते हैं। 370, ये दुनिया भर की सरकारें इतने साल तक कैलकुलेशन ही करती रह गई, हटाएं ना हटाएं, आए हटा भी दिया, खत्म भी कर दिया। इनको चैलेंज किया गया था कि हटा के दिखाएं, देखें नरेंद्र मोदी हटाते कि नहीं, हटा दिया। बोल्ड फैसले, और वो बोल्ड फैसले जो छवि बनाते हैं तब जनता आपको चुनने लगती है। नोटबंदी बोल्ड फैसला, आलोचना हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन ले लिया निर्णय। जीएसटी एक और ऐसा फैसला जो टल रहा था उसको किया और लाकर फिर उसमें जितना सुधार है वो धीरे धीरे हो रहा है। 3 तलाक, जब लोग जो है राजनीतिक पार्टियां जो है यही देखती रह गई कि 3 तलाक कानून हटाया तो कहीं एक वर्ग विशेष का वोट ना चला जाए, 3 तलाक लाया और महिलाओं को कहा देखो तुम्हारे लिए ये किया है, मुस्लिम महिलाओं को। सीए एनआरसी, भयंकर विरोध होता रहा, नरेंद्र मोदी कहे वापस नहीं करेंगे भाई, जो वहां अल्पसंख्यक बाहर जो हैं उनको यहां नागरिकता मिलनी चाहिए, और यहां भारत में कौन गैरकानूनी रह रहा है इसका एक रजिस्टर तो बनना चाहिए। कृषि कानून, जिसकी चर्चा शरद पवार से लेकर सारे लोग करते थे जब वो सत्ता में थे, उसको लेकर आ गए, हंगामा हो रहा है, कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे पता है कि इसमें फायदा है, इसलिए वापस लेने का सवाल नहीं, आओ बातचीत करते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश की जो संपत्ति है उसको किराए पर देना, बेहतर चले पैसा है। तो बोल्ड फैसले जो आपको बता रहा था, ये केंद्र में रहते हुए किया, लेकिन साथ ही बोल्ड सियासी फैसले, ये भी नरेंद्र मोदी की पहचान है। और इनको अगर आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नरेंद्र मोदी 20 साल से सत्ता पर है, क्योंकि सोच अलग है। और यह आपको समझ में आएगा हरियाणा में खट्टर साहब को, मनोहर लाल खट्टर को, गैर जाट को सीएम बना दिया। आज भी जो हंगामा होता है उसकी बड़ी वजह यह है कि गैर जाट कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सुनने वाले नहीं, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसको मौका दो, ये किया। यूपी में योगी आदित्यनाथ को, जिनके नाम की हवा भी किसी को नहीं लगी, उनको सीएम बनाया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उनको मुख्यमंत्री बनाया, गैर मराठा को। झारखंड में रघुवर दास, जहां लोगों की हिम्मत नहीं थी कि गैर आदिवासी को सीएम बनाए, वहां रघुवर दास को कमान सौंप दी। सत्ता चली गई, लेकिन यह दिखाया कि जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसको लेकर आएंगे। गुजरात में विजय रूपानी, गैर पटेल सीएम, उनको मौका दिया, अभी बदला है लेकिन बदलने के पहले मौका दिया।
6 महीने में 5 सीएम बदल दिए, 5 सीएम। एक बार कोई आवाज नहीं आई। असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, हर जगह सीएम बदल दिया, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को लेकर विरोध हो जाए, हटाओ इस आदमी को, हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये आदमी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सोच है, विजन है, क्या करना है, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये इसका असर है कि विरोध भी नहीं हुआ। गुजरात में पूरी सरकार बदली, सीएम बदले, मंत्री बदल दिया, कैबिनेट बदल दिया पूरा का पूरा। लेकिन गुजरात में अभी देखिए, अभी चुनाव हुआ था म्युनिसिपल का, वहां बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें। कनेक्ट देखिए, एक और फैक्टर बताता हूं, मोदी फैक्टर, लोगों से जो कनेक्ट है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने आने के बाद पूरी कोशिश की कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। नरेंद्र मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसमें लोग विदेश मंत्री से, दूसरे मंत्रियों से सोशल मीडिया पर मदद मांगते थे और मदद मिलती थी। और सोशल मीडिया पर मोदी के फॉलोअर्स देखिए, ट्विटर पर कितने, 7 करोड़ से ज्यादा, 7 करोड़ प्लस। फेसबुक पर 4.5 करोड़ से ज्यादा प्लस। इंस्टा पर, जिस पर आप सोचेंगे कि नेता क्या कर रहे हैं, उस इंस्टा पर भी 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर, 6.1 करोड़। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर 92,60,000, यानी 92 लाख प्लस। नमो ऐप पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। हर महीने सोशल मीडिया एंगेजमेंट, फेसबुक पर 4 करोड़ लाइक्स, शेयर, कमेंट, ट्विटर पर 1 करोड़ 70 लाख इंप्रेशन, नमो ऐप पर 1 लाख विजिटर हर दिन। तो ये जब आप सुनते हैं, आपको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी 20 साल से सत्ता पर यूं ही काबिज नहीं है। आइडियाज है, विजन है, कुछ अलग करने का मादा है, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, चुनौतियों को, आपदा को, संकट को मौके में बदलते हैं। ग्राफ किधर जा रहा है, किधर जाएगा, इसकी चिंता नहीं करते हैं। विरोधी क्या बोल रहे हैं, इसको दिल पर नहीं लेते हैं। तब जाकर आप 20 साल सत्ता पर काबिज रहते हैं, इतने कंपटीशन के जमाने में जहां पर विरोध कहां से कहां चला जाता है। तो यह था ब्रांड नरेंद्र मोदी वाला चैप्टर, जो आपको समझना चाहिए था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहा हूं। शाह की मदद से हुमायूं ने कंधार पर कब्जा कर लिया। इसके आगे क्या हुआ, हुमायूं ने अपने भाई कामरान को क्या सजा दी और किस तरह से हुमायूं ने हिंदुस्तान में वापसी की, अब आपको यह बताते हैं। कंधार पर उसके भाई मिर्जा अस्करी का राज था। 2 हफ्ते की घेराबंदी के बाद हुमायूं ने कंधार पर कब्जा किया। जीत के बाद अस्करी के सारे वफादार हुमायूं से मिल गए। हुमायूं ने इस घटना पर कहा था कि दुनिया के ज्यादातर लोग भेड़ों की तरह होते हैं, जिस तरफ एक भेड़ जाती है बाकी भी उसी तरफ चले जाते हैं। कंधार के बाद हुमायूं ने काबुल के लिए तैयारी की। काबुल पर हुमायूं के भाई मिर्जा कामरान का राज था। कामरान के साथ मिर्जा अस्करी भी था। ईरानी सेना के साथ 1545 में हुमायूं काबुल आया। हुमायूं ने कामरान को हराकर काबुल पर भी कब्जा कर लिया। 1545 में काबुल पर कब्जा करने के बाद एक बार फिर से हुमायूं के सामने कामरान को पेश किया गया, मतलब वही भाई जो धोखा देता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी के मुताबिक हर बार की तरह इस बार हुमायूं ने अपने भाई कामरान को माफ करने का सोचा, लेकिन उसके साथियों ने कामरान को सजा देने की मांग की। कामरान को हुमायूं से रहम की उम्मीद थी। हुमायूं पिछली गलतियों से सीख चुका था। हुमायूं ने कामरान की आंख फोड़वा दी। अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। अंधे कामरान को हुमायूं ने हज पर भेज दिया। 1557 में मक्का में कामरान की मौत हो गई। 1545 में कंधार और काबुल पर कब्जे के बाद ईरान के शाह का वादा पूरा हो गया था। ईरान की सेना वापस जाने के लिए तैयार थी। अपने सेनापति बैरम खान के साथ हुमायूं ने चर्चा की। ईरान की सेना को लौटने से रोकने की प्लानिंग की गई। ईरान के शाह को हुमायूं ने संदेश भेजा। हुमायूं ने हिंदुस्तान पर कब्जे का सपना दिखाया। ईरानी सेना से कहा कि आगे और लड़ाई बाकी है भाई। सेना से कहा बड़े इलाके पर राज करेंगे, कहां वापस जाते हो, साथ रहो। इसके बाद ईरानी सेना हुमायूं के साथ रुक गई। उनको भी लगा कि हिंदुस्तान का राज मिलेगा। 1545 के बाद हुमायूं ने खुद को मजबूत करना शुरू किया। वो हिंदुस्तान वापसी के लिए तैयार हो रहा था।
10 साल की तैयारी के बाद हुमायूं ने हिंदुस्तान में कदम रखा। 1545 में ही शेरशाह की मौत हो गई थी। उसका बेटा इस्लाम खान गद्दी पर बैठा और इस्लाम शाह भी 1554 में मर गया। दिल्ली के तख्त पर सिकंदर सूरी बैठा था। 1555 में हुमायूं ने भारत में प्रवेश किया और बैरम खान सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। कल फिर पाठशाला में लौटेंगे नए विषयों के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।